10 साल पूरे होने पे जश्न मना रहे हैं और जो किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए उन सभी को जय की स्थापना की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़े गौरव की बात है कि आदिवासी समुदाय के नाम से बना एक संगठन अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। आदिवासी एकता परिषद भी अपने 30 कार्यक्रम कर चुका है, लेकिन इसके अलावा कोई कार्यक्रम अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। ये बहुत गौरवान्वित विषय है और इसका जश्न मनाने हम यहाँ पहुँचे। आज जब सतीश दादा को सुना, महाराष्ट्र की भावना ताई को सुना, उसके बाद ऐसा लगा कि हम शायद कुछ नहीं बोल पाएंगे। जब सतीश दादा बोल रहे थे तो कुछ पल के लिए तो ऐसा लग रहा था बीपी बढ़ गया है, पानी पीना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा जानकारी पूर्वक चीज़ें थी वो मैंने पहली बार सुनी ऐसा नहीं कह सकती हूँ। मैंने मोबाइल में सुना था, यूट्यूब पे सुना था, लेकिन आज उन्हें हकीकत में सुना। बहुत गौरव फील कर रही हूँ कि मैंने उन्हें हकीकत में सुना और बहुत ही ऐसे ऐसे विषय पर उन्होंने बात की। मैं उनकी उस बात की पूर्ण से सहमत हूँ कि विधायक, सांसद, ये सारी चीज़ें बनती रहेगी, हम बिरसा योग बनाएंगे। मुख्यमंत्री हमारा बने या ना बने, जो बने वो हमें मूल मालिक के दर्जे से समझे। हमारे आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उन लोगों का साथ तो कम से कम ना दे जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जैसे हमारे राजस्थान में आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि एक अपराध होता है जिसमें 2 घंटे में अपराधी पकड़ा जाता है, दूसरा अपराध होता है 4-4 महीने धरने चलते हैं और अपराधी मुख्यमंत्री के साथ घूमता है। हम ऐसा अपराध नहीं चाहते। मुख्यमंत्री हमारा बन भी जाएगा, उसके बाद भी क्या अपराध रुक जाएंगे? अभी हम सोचते हैं कि हमारी सरकार आएगी, अभी भी हर राज्य में हमारा जनप्रतिनिधि है। वो घुसा हुआ है कांग्रेस में, बीजेपी और भी किसी पार्टी में। वो हमें इसलिए हमारे अधिकार नहीं दिला पा रहा है क्योंकि उसे चिंता है टिकट। जिस दिन हमारे आदिवासी समुदाय का जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, वो अपनी पार्टी को साइड में रखना शुरू कर देगा, उस दिन आदिवासियों के साथ अन्याय होना बंद हो जाएगा। हमारे राजस्थान में तो ऐसे नेता हैं जो अगर गैर आदिवासी के साथ अन्याय हो तो 10 लाख 20 लाख डोनेशन दे देते हैं। वहीं अगर किसी आदिवासी के साथ हो तो न्याय दे दो इतना साथी सीएम को नहीं कह पाते हैं। ऐसे नेता किस काम के, जिन्हें हम बताएंगे अगर वो भी ऐसे निकले तो क्या होगा, क्या परिणाम आएगा, सोचने का विषय। तो इन सब के अलावा बहुत सारी बातें, पहली बात ऐसा लगा है कि मुझे कुछ चीज़ें बिंदु वाइज बोलनी चाहिए तो मैंने बिंदु को नोट किया है। एक आर्टिकल है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें संविधान के मिला है। मूल मालिक वर्सेस नागरिक का अधिकार हम समझे तो मूल मालिक हम संविधान के थ्रू इनडायरेक्ट भी हैं, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? हमें एक अधिकार मिला है कि कोई भी गैर आदिवासी क्षेत्रों में बिना आदिवासियों की परमिशन के घूम नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? बाकी सभी जगह घूम सकता है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं घूम सकता। यानी संविधान ने इनडायरेक्टली हमें उस समय जब स्वतंत्रता का अधिकार दिया था और ये अधिकार शामिल किया था, उसी समय कह दिया था तो मालिक हो, इसलिए तुम्हारे क्षेत्र में नागरिक घूमने नहीं आ सकता जब तक मालिक तुम्हें अनुमति ना दे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्रों में, खासकर हम राजस्थान वासियों के क्षेत्र में, हम देखते हैं कि हमारे कई भील भाई, जैसे मैडम साहब कह रहे थे कि भीली संस्कृति जो अभी खतरे में है, वास्तव में खतरे में है। कई हमारे भील ईसाई बन गए, कई हमारे भील हिंदू बन गए, तो कई हमारे भील मीणा भी बन गए, तो कई ऐसे भील हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हम कौन है। हमारे राजस्थान में गौरलाल कम्बाड़ जी अपना मूवमेंट चलाए हुए हैं, उनकी कई बातों से मैं कई बार असहमत रहती हूँ, लेकिन उनका एक बिंदु जहाँ तक वो बात कर रहे तो मैं 100% उनके समर्थन में रहती हूँ और वो बिंदु है, वो ये कहते हैं कि देश की किसी भी आदिवासी भाषा में केवल और केवल एक ही शब्द का स्थान है, वो है तो सपेरे वाला। उसके अलावा जो श है उसका आदिवासी भाषाओं में कोई स्थान नहीं और आधे अक्षर का आदिवासी भाषाओं में कोई स्थान नहीं है।
बहुत लोग कहते हैं भगवती पूरे देश में यहाँ वहाँ घूमती रहती है, क्यों घूमती रहती है, कहाँ से पैसा लाती है, कहाँ से पैसा लाती हो सबके जानने का विषय नहीं है, लेकिन क्यों घूमती है ये जानना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे देश के आदिवासी क्या वास्तव में एक है, क्या उन सब में कोई समानताएं हैं, क्या कश्मीर के आदिवासी में और कन्याकुमारी के आदिवासी में कोई समानताएं हैं? हाँ है, इतनी समानताएं हैं। अगर सभी आदिवासियों की भाषाओं को बढ़ाया जाए, उन्हें कोट किया जाए, एक दूसरे की समानताओं को देखा जाए, तो हम पाएंगे कि देश के सभी आदिवासियों में भाषाई अंतर के अलावा अनगिनत समानताएं हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सभी जनजातियों में समानताएं हैं या नहीं है, लेकिन मूल आदिवासी कौमों में समानताएं हैं जिन्हें हमें नोटिस करना चाहिए। और आज हर जगह में जितने भी कार्यक्रम में जाती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि हर इंसान जितना भी वक्ता बोल रहा है वो सब यही सोचते हैं कि हमारे समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, विशेषताएं क्या है, लेकिन कभी हमने गौर किया है कि हमारे समाज की समस्याएं क्या है। अभी लोग कहते हैं कि महिलाएं नहीं आती, ये जितनी महिलाएं बैठी है ना, ये समाज की एक गंदी मानसिकता को ना घुमा के यहाँ बैठी है। यहाँ बैठना आसान नहीं है, 4 आई है तो 4000 के बराबर है। गंदी मानसिकता कैसी, कौन है, किसके साथ जा रही है, कब आएगी, क्यों जा रही है, क्या मतलब है, ये क्या काम कर रही है, पैसा कहाँ से आता है, जो छोड़ के आ रहा है उसका क्या लगता होगा। इतने गंदे थॉट्स जब हम निकलते हैं ना, हम तो जीत चुके हैं। हम महिलाएं कभी हारी हुई थी ही नहीं। तो महिलाओं का सम्मान कब होगा, जब आप कम से कम एक परिवार की एक महिला को तो मजबूत कर सकते हैं। आप अपनी घर की महिला को, घर की बेटी को, माँ को, बुआ को, सबको कैद करके रखना चाहते हैं। और दूसरी महिलाएं, मैं देश में एकमात्र एक इंसान के पेड़ छूती हूँ, वो है सीमा वास्ते दी। शायद सीमा वास्ते दीदी को ये याद होगा कि भगवती जब भी मिलती है मेरे पेड़ छूती। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश में चाहे जितनी बार आई मैंने किसी के पेड़ नहीं छुए। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे होंगे। मेरी उम्र में मैं इतना परेशान हूँ तो वो मुझसे तो 10-20 गुना ज़्यादा ही परेशान हुए होंगे। फिर भी अगर वो डटे हुए हैं तो मुझे उनसे आशीर्वाद देना चाहिए। और मेरी तरफ कई ऐसी महिलाएं, लड़कियाँ जिन्हें अपने आप को लड़की समझना खत्म करना होगा, लेकिन वो कब होगा, जब आप जैसे पति, भाई, बाप उन्हें संभालेंगे, उनके विचारों को समझेंगे। हम लड़कियां मजबूत नहीं कर सकते जब तक हमारे मतलब नहीं हो। जो पति होगा वो जब तक नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी मजबूत हो, तब तक एक अकेली महिला कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा हमारे समाज की कई ऐसी समस्याएं हैं। आज 12वीं पास बच्चे को जो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है वो गाड़ियाँ दिला देता है, जिसके पास गाड़ी लेने की कैपेसिटी नहीं होती है वो गाड़ी को चोरी करता है। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, क्या हम में से किसी ने सोचा? शैक्षिक आरक्षण, नौकरी में आरक्षण की वजह से क्या हुआ, नौकरी लगा व्यक्ति आरक्षण पाके शहरों में बस गया। जो आरक्षण के लाभ तक नहीं पहुंच पाया वो उसी शहर में पत्थर उठाने चला गया। अनपढ़ भी शहर में है और पढ़ा लिखा भी शहर में है। गांव का अस्तित्व तो खत्म हो गया, उसे हम वापस कैसे बचाएंगे? अभी हम अपने आप को कहते हैं हम प्रकृति पूजक हैं। यहाँ आपके आसपास कितनी छोटी छोटी बोतलें पड़ी हैं। अगर हम प्रकृति पूजक हैं तो हमें प्लास्टिक यूज से बचना चाहिए। अगर हम नहीं बच सकते तो फिर प्रकृति पूजक होना, कहलाना कितना सार्थक है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। एक और चीज, आदिवासी का आज व्यापारीकरण हो रहा है और मैं उसे कतई गलत नहीं कहूँगी। किसी न किसी तरीके से आदिवासियों के ऊपर बनी चीजें अगर मार्केट में दिखती है और लोग उसे घर पे सजाते हैं तो कहीं न कहीं आदिवासी का प्रचार हो रहा है। लेकिन वो चीजें बना कौन रहा? जैसे कल ही एक मेले में हम इत्तेफाक से चले गए जो इंदौर में था, मालवा महोत्सव, और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बिक रही थी जिन्हें केवल और केवल आदिवासी लोग बना सकते हैं। 6 से 7 दुकानों में सबसे पूछा क्या आप बेचने वाले आदिवासी हो? उन्होंने कहा नहीं। इन्हें कौन बनाता है? उन्होंने कहा हम जानकारी नहीं देंगे। ये कहाँ से आता है? तो कहते हैं हम आपको नहीं बताएंगे, आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए आप दिल्ली आइए, कोई कह रहा है और मुंबई आइए, हम बताएंगे। मैं ये
रही हूँ और मुझे लगता है आप सभी को सोचना चाहिए कि जो चीज़ें हमारी है अगर वो बाजार में बिक रही है उसका बात का कुछ नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति किसी और के घर पे भी जाएगी। लेकिन अगर वही चीज़ें हमारे वो लोग जो सूरत जोधपुर या भोपाल में पत्थर उठाने आते हैं, पत्थर उठाने मतलब समझ रहे हो मजदूरी करने आते हैं, उन लोगों के हाथ में वो काम सिखा दिया जाए या दे दिया जाए तो कितने लोगों का पलायन रुक सकता है। वो पलायन जिसकी वजह से आज भी कई बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनके साथ नहीं रह रहे, उनकी शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं, बच्चा घर पे पढ़ नहीं पाता है। अगर हम चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय का पलायन रुके, वो पत्थर तोड़ना बंद करे, पत्थर तोड़ के गैर आदिवासियों को अमीर बनाना बंद करे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हर क्षेत्र में छोटे छोटे कुटीर उद्योग करें जिसकी वजह से हमारे लोगों को रोजगार मिले। जो जो व्यक्ति अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं तुम समाज सेवक हो, मैं मना कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि यहाँ बैठे कई लोगों ने किसी को रोजगार नहीं दिया। जिस दिन आप अगर एक व्यक्ति को रोजगार देने लायक हो गए, आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति के घर में चूल्हा जल रहा है, तब आप वास्तविक समाज सेवक है। उससे पहले आप अपने आप को समाज सेवक ना कहें। बेहतर होगा कि हम धरातल पे सुधार करें। कितना सुधार हो सकता है? आदिवासी सोशल मीडिया से ही नहीं बचती है। आपके घर पे कोई अचानक आ जाए तो आपके घर पे आपके रहन सहन में भी आदिवासी दिखनी चाहिए। और एक और चीज़, जितने बैठे लोग हैं कोई गरीब नहीं है, सभी के सभी एक एक स्टील की बोतल ले लें। दिन में आप 2-3 बोतलें 20-20 रुपए वाली प्लास्टिक को खरीदने से रोक सकते हैं और वो प्लास्टिक एक एक करते एक दिन करोड़ों प्लास्टिकों को यूज से बचा लेगी और हमारा पानी भी स्वस्थ रहेगा, हमारा आसमान भी स्वस्थ रहेगा, हमारी हवा भी स्वस्थ रहेगी। इसी तरीके से हमारा जल जंगल जमीन बच सकता है, वरना और कोई उपाय नहीं है। मुख्यमंत्री बन जाए तभी प्रदूषण तो होगा वही होगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी।